नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम ये नाटक प्रारंभ करने वाले हैं जो अंजू दीदी नाटक है हमारे पाठ्यक्रम में। वहाँ पहले हम उसके पात्र देखेंगे। पात्रों में जिस क्रम से नाटक में पात्र आते हैं, पहले अंक में केवल 2 ही अंकों का नाटक है। तो इसमें पहले अंक के पात्र जो है वह है अंजलि इंद्र नारायण, यानी दोनों पति पत्नी हैं। अनिमा श्रीपति, मुन्नी और राधु। और उसके बाद नीरज जो 11 साल उम्र है। नीरज की उम्र कितनी? 11 साल है। दूसरे अंक के पात्र है, दूसरे अंकों के पात्र में है देखो ओमी। दूसरे अंक के पात्र है, एक मिनट, हाँ, दूसरे अंक के पात्रों में ओमी, नीरज, अन्नो, श्रीपत, राधु और इंद्र नारायण। यानी दूसरे अंक में ही, पहले अंक के अंत में ही अंजलि की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी अंजू की। यहाँ पर नीलम, ये किसके? नीरज के बेटे हैं। नीलम 11 साल उम्र है और नीरज 31 साल का हो चुका है। पढ़ते हैं, इसकी भूमिका वो बाद में हम देखेंगे। दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा, यानी दिल्ली में है और एक घर का दृश्य है। वहाँ पर अंजलि दीदी के बंगला है और बैठक है और खाने का कमरा है। समय है पहला अंक गर्मियों में एक दिन, यानी गर्मियों में एक दिन। आपको पूछा जा सकता है कि गर्मियों में एक दिन, पहला अंक गर्मियों के एक दिन किस नाटक का प्रारंभ होता है? तो अंजू दीदी। दूसरा अंक का प्रारंभ होता है 20 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। यानी अंजू दीदी नाटक के जो पहला अंक है वह पहला अंक गर्मियों में एक दिन यहाँ से प्रारंभ होता है और दूसरे अंक का प्रारंभ होता है 20 वर्ष बाद। न 20 वर्ष का फासला अंदर बीत गया है, उसके बाद सर्दियों में एक दिन ऐसे प्रारंभ होता है। पहला अंक प्रारंभ होता है देखो, "1933 की गर्मियाँ पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है।" यानी सर पहले अंक में 1933 की गर्मी थी और उसमें इंद्र नारायण जो है वो इंद्र नारायण पेशे से वकील है, उसके घर के हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से 2 भागों में बांटकर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया था। एक ही कमरे को खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया था, लेकिन कोठी वकील साहब को चूंकि दहेज में मिली है, इसलिए उनकी कोठी न कहलाकर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती है। यानी उसकी पत्नी के नाम से श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती है, जो साधारण अंजलि दीदी या यूँ कहे कि अंजू दीदी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी इंद्र नारायण की पत्नी ही अंजू दीदी या अंजलि नाम से प्रसिद्ध है। यह खाने और बैठने का मिला जुला हॉल लंबा चौड़ा और खुला है। कोठी को वर्ष पहले एक अंग्रेजी इंजीनियर ने बनवाया था। यानी ये इंद्र नारायण जो वकील की कोठी थी, किसने बनवाई थी? एक अंग्रेजी इंजीनियर था, अभियंता था, उसने बनाई थी। और तब शनि के दिन यह हॉल नृत्य कक्ष का भी काम कर देता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लद कर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और अंजू दीदी के नाना ने उसे खरीद लिया। यानी अंग्रेजी इंजीनियर था, उससे शराब में वह बर्बाद हो गया और जाते समय अंजू दीदी के नाना ने वह कोठी खरीद ली। यद्यपि उन्होंने इससे नृत्य कक्ष का काम कभी नहीं लिया, तो भी इसकी शेष सजावट अंग्रेजी ढंग की रहने दी। यानी अंग्रेजी ढंग की ही इसकी सजावट है। बाईं ओर के आधे भाग में खाने की मेज और 6 कुर्सियाँ लगी है। सामने एक बहुत खूबसूरत साइड बोर्ड है, जिसमें चाय की प्लेटें, प्याले, कांटे, छुरियाँ और चीनी के अन्य बर्तन पड़े हैं। एक कोने में तीपाई पर चिलमली रखी हुई और ऊपर खूंटी पर तौलिया टंगा हुआ है। छत पर बिजली का पंखा मत्थर गति से घूम रहा है, यानी मत्थन गति से धीरे धीरे घूम रहा है। तो नाटक प्रारंभ होता है यहाँ से। अंजलि के संवाद से ही प्रारंभ होता है। अंजलि, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, यानी
तनिक कड़े स्वर में, थोड़ा गुस्से में, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। ऐसा तुम कर क्या तुम कर क्या रही हो? 8 बज गए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। मुन्नी कहती है पृष्ठभूमि में, बस लिए आ रही हूँ, यानी पीछे से, पर्दे के पीछे से बस लिए आ रही हूँ, आवाज़ आती है मैम साहब। अंजलि फिर खटखट करती हुई अंदर के दरवाजे पर जाकर बच्चों को आवाज़ देती है। अंजलि, नीरज बेटा, कपड़े बदल लिए तुमने? यानी अंजलि नीरज को आवाज़ देती है, नीरज बेटा तुमने कपड़े बदल लिए? नीरज पृष्ठभूमि में ही बोलता है, बस हो गया तैयार मम्मी, यानी पर्दे के पीछे से ही आवाज़ आती है। फिर अंजलि का संवाद है, और अपने पापा से कहो नहाकर सीधे इधर आए, नाश्ता कर ले, फिर चाहे जो करते रहे। तौलिया उनका टावल स्टैंड पर रखा है और कपड़े पलंग पर रखे हैं। फिर पलटती है, अभी तक नहाए नहीं और 8 बज गए हैं। जहाँ पर योग्य बता विश्लेषण करना है वहीं पर करेंगे, अन्यथा ऐसे ही पढ़ते हुए समझाते हुए चलेंगे। तो इंद्र नारायण का कथन है पृष्ठभूमि में, यानी वो भी पर्दे के पीछे से, अरे भाई आया, यानी अरे भाई आया मैं, ऐसे आया ऐसा जोर से बोलता है। फिर अंजलि का कथन, अनिमा की ओर देखकर, इनकी आदत भी, तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी अनो? मैंने कहा नाश्ते का समय हो रहा है, इन सबको तैयार कर दूँ। हंसती हुई मेज के नीचे से एक कुर्सी खींचती है, मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाए। यानी अंजलि कहती कि यदि मैं शोर न करूं या मैं भाग दौड़ न करूं तो नाश्ता करने में ही कितने 10 बजेंगे। यानी अंजलि चाहती कि पूरा घर जो है मेरे इशारे पर चले, केवल इस घर में मैं अकेली इंसान हूं और बाकी मेरे इशारों पर चलने वाले मशीन है, ऐसा अंजलि का मानना है। अंजलि की आयु यद्यपि 30 के निकट है, यानी 30 वर्ष के आसपास है, लेकिन वह 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छहरे शरीर की दुबली नसों वाली युवती, जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुटी हुई है, बल्कि पूरी निष्ठा निष्ठा और गरिमा से जुटी हुई है, यानी पूरे तन्मयता के साथ घर से जुटी हुई है। सुंदर चेहरे पर आभी से हल्की सी लकीरें बन गई, यानी घर के कामकाजों में पूरी देखरेख करती इसलिए। और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है, उसका मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देती है। यानी जो चेहरे की जो नसें हैं वो मस्तिष्क की नसें तनी रही है हमेशा। लेकिन इस सूक्ष्म सी मलिनता के अतिरिक्त क्या परावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, वह हर बात में अनिमा को मात देती है। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अभिज्ञ है। उनके बनाव, श्रृंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। उसके मुकाबले में अंजलि ऐसे लगती है जैसे कोई देवी जिसके माथे पर किसी आंतरिक विचार के कारण बल पड़ गए हो, अभी अभी सांचे में ढल कर आई है। एक पूछा जा सकता है किस नाटक का कथन है, तो ये अंजो दीदी नाटक का, याद रखना। फिर अनिमा निरंतर लेस बुनते हुए, मैं तो हैरान रह गई अंजो दीदी, तुम्हारे यहाँ का सलीका और समय की पाबंदी देखकर। अनिमा कहती कि तुम्हारे घर का सब कुछ जो देखकर, सलीका रवैया देखकर मैं तो ये हैरान हो गई हूँ। फिर अंजलि करती है प्रशंसा से फूलकर, यानी प्रशंसा से फूलकर खुश होकर कहती है, इस घर के कण कण को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए। यानी अंजलि कहती है कि अभी उसने थोड़ी सी तारीफ की है, तो अंजलि थोड़ा ये होती है, चने के पेड़ पर चढ़ती है और कहती है कि मैंने इस घर को सलीका सिखाया है, कण कण को मैंने सलीका और समय की पाबंदी सिखाई है, लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। यानी अनिमा को कहती है अंजलि की, यदि तुम पहले आती तो घर एक भूतों का डेरा लगता था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है और कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह चार पाइया, कपड़े और बर्तन बिखरे रहते थे। यानी अंजलि बता रही अनिमा को। फिर अनिमा कहती है, लेकिन नौकर तो, यानी नौकर कहाँ हैं? अंजलि थे, पर उन्हें बात करने का ढंग आता आता था, न काम करने का। यानी अंजलि कहती कि नौकर थे मगर उसको काम करने का ढंग नहीं था और कुछ भी नहीं था।
उपेक्षा से गंदे, गवार, चोर और बदतमीज थे नौकर। फिर अनिमा कहती है, और मैं तो हैरान रह गई मुन्नी को देखकर, नौकरानी लगती ही नहीं। मैं तो समझी जीजा जी की बहन है। यानी अनिमा कहती है कि मैं तो तुम्हारी नौकरानी को देखकर, मुन्नी को देखकर, मुन्नी नाम है नौकरानी का, याद रखना, मैं तो हैरान हो गई कि ये तो नौकरानी लगती ही नहीं। मैं तो समझी जीजा जी की बहन है। यानी किसकी? इंद्र नारायण की। अंजलि सहसा मुड़कर है ऐसा वो कहती है। फिर यहाँ पर अनिमा कहती है, इतनी साफ सुथरी, इतनी सुगढ़, इतनी सभ्य, यानी इतनी साफ सुथरी, इतनी सभ्य कैसी है? फिर अंजलि प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है इसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और राधु, यानी अंजलि कहती कि इसको ऐसा बनाने में मैंने कितना परिश्रम लिया, तुम जानती तक नहीं हो। और राधु, राधु भी नौकर है। फिर अनिमा, वहाँ आया तो मैं समझी तुम्हारे ससुर घबरा कर कि जीजा जी के पी कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग है। मैं उसके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। यानी अनिमा कहती कि वो आए तो मुझे लगा कि इस घर के कोई बड़े बुजुर्ग है, तो वो आए तो मैं उठ गई, ऐसा वो कहती है कुर्सी से। अंजलि, बुजुर्ग? अनिमा अपनी बातें जारी रखते हुए वहाँ चौंका, पर जब तक वह कुर्सी या मेज झाड़ता रहा मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। हालांकि मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि वह नौकर है, पर जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि कहती है, हमारे नाना जी कहाँ करते थे। यानी हर बात पे अंजलि कहती कि हमारे नाना जी कहाँ करते थे, हमारे नाना जी वैसे करते थे, वैसे कहते थे, ऐसा। अंजलि कहती कि हमारे नाना जी कहते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। यानी अंजलि कहती कि मेरे नाना जी कहते थे, जैसे घर का पता घर के दहलीज से, चौखट से चलता है, उसी प्रकार मालिकों का पता जो नौकर जो कपड़े पहनते हैं, नौकर का जो रवैया है, उससे पता चलता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। यानी नीरज जो है इसका लड़का है, मैं चाहती हूँ नीरज भी सफाई और सभ्य इंसान बने। बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो हाथ जोड़कर बोला, मौसी जी नमस्ते। यानी अनिमा कहती कि यहाँ से नीरज जब गया, बड़ा प्यारा बच्चा है, यहाँ से जब जाते समय गया कि मौसी नमस्ते बोलकर कहा। फिर अंजलि फूलकर, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उनमें न पाओगी। उठती है और अंदर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ देती है, हो गया तैयार नीरू बेटे। यानी उठती है, अंदर के दरवाजे पर जाती है और आवाज़ देती कि हो गया तैयार नीरू बेटे, ऐसा कहती है। नीरज पृष्ठभूमि से, जी मम्मी। अंजलि फिर पर्दे के पीछे दरवाजे पर जाकर नौकरानी को आवाज़ देती है, मुन्नी नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। यानी मुन्नी को आवाज़ देती है कि नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। थोड़ा बाहर बैठे हैं तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। मुन्नी पृष्ठभूमि से, यानी पर्दे के पीछे से, दे रही हूँ मेम साहब, ऐसा कहती है। अंजलि, वह हमेशा सुबह सुबह समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदल कर ठीक वक्त पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहाँ करते थे। यानी मेरा बेटा भी ठीक समय पर सुबह जगता है, अपने पिता जी के साथ घूमने शहर के लिए जाता है, फिर स्नान वो करके कपड़े बदल कर वक्त पर नाश्ता करने के लिए आता है। फिर हमारे नाना जी कहते थे, ऐसा वह कह रही है। कौन? अंजलि। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। यानी अंजलि क्या कहती है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है और नीरू काम, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है। यदि पूछा जाए किस नाटक का है, किसका है, तो अंजलि का कथन है, याद रखना आंजू दीदी नाटक का है। समय पर चढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की बेला खेलते या पढ़ने या पढ़ते या पढ़ने की बेला खेलने सोते तुम उसे कभी पाओगे नहीं। यानी जो भी काम समय सारणी के अनुसार है, खाने के समय खाना ही खाएगा, पढ़ेगा नहीं, और पढ़ाई करने के समय पढ़ाई ही करेगा। ऐसा एक समय सारणी के साथ चलता है। देखती है कि चिलमची आदि सांप है या नहीं। फिर अनिमा कहती है, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान उमेट उमेट कर
जगाना पड़ता है। यानी अंजलि के अनिमा कहती कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो उठते नहीं, कान पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर उठाना पड़ता है। महीनों स्नान नहीं करते, यानी महीनों महीनों तक स्नान नहीं करते। अच्छी बात है स्नान नहीं करना, तो पानी की बचत हो जाती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। और उदंड इतने हैं कि दूसरों का तो क्या, माता पिता तक का आदर नहीं करते। यानी दूसरों का क्या, माता पिता का भी आदर नहीं करते। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर अनिमा की। एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान उमेट उमेट कर जगाना पड़ता है, महीनों स्नान नहीं करते, यानी महीनों तक स्नान नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ महीनों तक स्नान नहीं करते हैं तो एक अच्छी बात है, पानी की बचत हो रही है। थोड़ा पॉजिटिव सोचो यार, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो। पानी की बचत हो रही है, स्नान नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, पानी की बचत हो रही है, ऐसा इसको ये कर सकते। तो उद्दंड यानी उदड़ भी है, जब यानी माता पिता का आदर नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। ये अनिमा का कथन है अंजो दीदी नाटक में। उसके बाद है अंजलि। अंजलि कहती है नाना जी कहाँ करते थे, यानी अंजलि हर बार नाना जी की ही वाह वाह करती है, क्योंकि बचपन से ही नाना के ही प्रभाव उस पर पड़े हैं। बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। यानी नाना जी कहते थे अंजलि के कि बच्चों को बचपन से ही, शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरू, कभी कान कान उमेटने या डांटने की नौबत नहीं आई। यानी इतना बड़ा हो गया है नीरू यानी नीरज, अभी तक का उसको डांटने की या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं हुई है। अनिमा, मैंने पूछा नीरज बेटा नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे, न कहने लगा मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ। मौसी जी यानी अमीमा कहती कि मैंने पूछा कि तो हमारे साथ नाश्ता करेगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तो मेरे मेज पर ही नाश्ता करूँगा। फिर आगे अंजलि कहती है उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा, सब कुछ अलग है। यानी सब कुछ, उसका मेज, टॉयलेट, सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल करता बनाता है, अपने सब काम करता है, यानी सब वो खुद अकेला ही करता है। फिर उसके बाद अनिमा कहती है मैं तो भाई मान गई तुम्हें, मैं खुद सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूँ। यानी वो कहती है अनिमा कि मैं कुछ समय आपके पास रहकर मेरी आदतें सुधारूँ, समय पर उठूँ, समय पर खाऊँ, समय पर सोचूँ, कहीं मुझे कहीं मुझे तुम्हारे जैसा सलीका और सुगड़ापन आ जाए। यानी समय पर सब कुछ करो तो तुम्हारे जैसा सुगड़ापन न आ जाए। अंजलि कहती कि नाना जी कहा करते थे सुगड़ापा स्त्री का गहना है। यानी सुगड़ापा मतलब जो पतली स्त्री होती है, वह एक क्या है, स्त्री का गहना है, अलंकार है। और सदाचार पुरुष का, यानी यहाँ पर याद रखना अंजलि क्या कहती कि नाना जी कहाँ करते थे कि सुगड़ापा स्त्री का गहना है और पुरुष का सदाचार, सदाचार पुरुष का। और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य शिष्ट और समयनिष्ठ बने। उसके बाद अनिमा, अ, और मैं कहती हूँ अंजो तुम अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, यानी एक घड़ी के जैसे तुमने बना कर रखा है, ऐसा अनिमा अंजलि को कहती है। सब मानो उसके पुर्जे है। अंजलि, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। यानी अंजलि का कथन है, परीक्षा में पूछा हुआ है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइया है। यानी जिंदगी एक महान घड़ी है, बड़ी सी घड़ी है ऐसी, और जो क्या है, स्वयं एक महान घड़ी है और प्रातः संध्या यानी सुबह शाम क्या है, उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार घड़ी की जो सुइया है वो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे घूमती जाती है, दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, यानी मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब एक पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते रहे। यानी नियम पूर्वक अपना अपना काम हम करते रहे, ऐसा वो कह रही है। लगभग मैं बहुत दिनों के बाद आज बाहर बैठकर क्लास ले रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद, लगभग मेरे ख्याल से 1 या 2 वर्ष के आसपास हो रहा है कि आज बाहर बैठकर क्लास ले रहा हूँ। अनिमा, जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यो बंधना, यानी जीजा जी को बड़ा बुरा लगता होगा कि ये समय के साथ चलना है, समय में बनना। अंजलि कहती है कि बुरा, कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है, यानी कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है और कहती है कि बुरा, बड़े सीट पिटाए थे,
पहले पहल पर मैं ले ही आई अपने ढप पर, यानी पहले बड़े सिट पिटाए व्यक्ति थे, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने अनुसार उसको बनाया है। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजाजी पर। यानी कहती है अंजलि कि जितना नीरज को सुधारने में मुझे दिक्कत नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे जीजाजी को सुधारने में मुझे दिक्कत हुई। कोई भी तो कल न थी, सीधी न सफाई का ख्याल, यानी कोई कल न थी, कोई आदत नहीं थी सफाई का, ना सीधे रहने का, न समय का। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, उन्हें बिखरते देर न लगती। यानी चीज़ों को एक जगह पर रखने में मुझे देर लगती थी, लेकिन उसको बिखरने में नहीं लगती थी। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं कहीं रख देते, शीशा कहीं और, तौलिया कहीं, कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हेड टूट गए आते ही कुर्सी पर पटक देते। फिर सब बेखाली में बैठने लगते तो ठहरा लगती थी। ये एक बात अच्छी लगती है हमें भी, मुझे भी अच्छी लगती है। यदि बाहर से आते हैं काम से या स्कूल कॉलेज से जब भी आते हैं, जो भी हाथ में सामान है पास है ऐसे फेंक दो, बेफिक्र होकर बैठ जाओ कुछ देर के लिए, एक अच्छा सुकून मिलता है। जो समय सारणी बताने वाले लोग हैं वो बताते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन जो सुकून है वो अपनाना चाहिए। फिर अनिमा कहती कि लेकिन जीजाजी तो अभी ठीक है। अंजलि मुंह बनाकर, यानी थोड़ा सा मुंह बनाती है। उनका अभी स्त्रियों का मुंह बनाना यह एक अधिकार हो गया है, मूलभूत अधिकार। कुछ भी कहो मुंह बनाए, चाहे वो प्रेमिका हो, पत्नी हो या कुछ भी हो, मुंह बनाकर बैठ जाना वो उनका मौलिक अधिकारों में गिना जा सकता है। मेरे ख्याल से बड़े बड़े क्लस्टर दिखाई देते हैं, कभी इधर की चीज़ उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापंची करनी पड़ी है, यानी कि इनको सुधारने के लिए कितनी माथापंची करनी पड़ी है मुझे, कितनी भूख हड़तालें की, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ। यानी कितनी बार रूठ कर मैं पीहर जा हूँ, मतलब मायके गई हो। तुम अच्छा नहीं रहते हो मेरे साथ, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, बैग ले लो और निकल लो पीहर। यानी फिर बेचारा पति कहाँ जाएगा, पुरुष कहाँ जाएगा। पत्नी को तो ठीक है, कुछ थोड़ी सी अनबन हुई, कुछ उल्टा सीधा हुआ तो निकल लेती है अपने मायके में, लेकिन पुरुष कहाँ जाए। ये बहुत पुरुष विमर्श में ये बात छड़ी जा सकती है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नाटक पढ़ेंगे। माता पंची करनी पड़ी है, इसके साथ कितनी भूख हड़तालें की, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ। हंसती है। मैं जब आई तो इसके इनके लिफाफ पर गिलाफ तक न थी। मैंने लिहाफा के नीचे चादर लगा दी, लेकिन जब भी लिहाफ ओढ़ते चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर, हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दिया। फिर उसके बाद का कथन है अंजलि का ही है। अंजलि कहती है, एक मिनट। अंजलि कहती है, क्या कहूँ, पलंग पोश समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब श्री इंद्र नारायण हंसते, यानी इंद्र नारायण हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अभी ये उसकी बुराई हो रही है, अच्छाई हो रही है, वो सुनकर हंसता है, क्योंकि एक अंजलि ने एक घर का जो वातावरण है ये सब कुछ ऐसे इशारों पर चलाया है। ये थोड़ा सा ये कोटेशन है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ये लिंक PDF भेज दूंगा, वहाँ पढ़ना। आगे का कथन है इंद्र नारायण, अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है। अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। यानी ये जो भारतेंदु का एक निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें भी ऐसा कथन है। अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं। यानी दो तरह के लोग होते हैं, एक आप भी खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। जो उनमें से है दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चल जाते। यानी भारतेंदु के निबंध का क्या कथन है? भारतेंदु के निबंध का यह कथन है कि भारतीय लोग एक रेल की गाड़ी की तरह है, यदि उसको चलाने वाला मिल जाए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा वो भारतेंदु के निबंध का है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है।
हंसते हैं, गाड़ी के डिब्बे की तरह तो भाई हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से है, यानी हम तो दूसरे जो बोगियाँ होती है उस तरह के लोग हैं। और हमारा इंजन कौन है कहने का मतलब इंद्र नारायण कहती कि इंजन कौन है, अंजलि है या अंजो है। अनिमा, गाड़ी के डिब्बे, हंसती है जीजा जी भी, यानी हंसती है अनिमा और जीजा जी दोनों भी। फिर इंद्र नारायण कहता है, और अंजो जैसे चलती है चले जाते हैं, क्यों अंजो, दिया कभी शिकायत का मौका हमने, हमने तुम्हें, यानी इंद्र नारायण कहता है कि अंजलि जैसे चलाती है मैं हम चलते हैं, तुम्हें कभी शिकायत करने का मौका दिया, ऐसा वो कहते हैं, हंसते हैं। 3 दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप, यानी इस नाश्ते को, फिर इंद्र नारायण, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे, यानी तुम इसे नाश्ता कह दो, हम तो इसको खाना ही कहेंगे। और गांव का यदि देखा जाए तो आज भी हम गांव देहातों के लोग हैं, शहर में भी रहते हैं, दोनों संस्कृतियों का प्रभाव है मुझ पर, शहर का भी और गांव का भी। तो गांव में जब रहते तो नाश्ता नहीं रहता है, सुबह पेट भर भोजन ही रहेगा। और 5 बार कपड़े बदलते हैं, सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं, अंजू के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूते थे, यानी वो कहते हैं इंद्र नारायण की अंजू के साथ शादी करने पर लगता है कि शादी होने से पहले हम तो अछूते थे। आकर अंजू ने आकर हमारा उद्धार किया, एक व्यंग्यात्मक भी कथन हो सकता है। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं, यानी पूरे जोर से हंसते हैं, जिसमें अंजू की, आप तो और अनिमा की जीजा जीजा जी भी गुम हो जाते हैं, यानी दोनों हंस लेते हैं, निकल जाते हैं पर्दे के पीछे। फिर अंजलि, लज्जा को शोर की तीव्रता में छिपाकर, यानी जो भी शर्म आती है उसको छुपाकर, मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी, नाश्ते की ट्रे लाते हुए, यह लाई मेम साहब, यानी नाश्ते की ट्रे लाती है और कहती है कि ये लाई मेम साहब। नीचे की बातचीत में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रख कर जाती है, नौकरानी है तो चुपचाप रख कर जाएगी ही। इंद्र नारायण, और सच है, हमने अपने आप को 16 आने अंजों के अनुरूप बना लिया, यानी 16 आने हमने खुद को जो है अंजों के अनुरूप बनाया है। हमें खुद आप गंदे लोगों से सख्त नफरत होती है, ये फौजदारी के वकील आठों पहर अपराधों के साथ रहने से खुद भी उन्हीं के जैसे लगते हैं, वही आदतें, वही तौर तरीके, और भाई हम सच कहते हैं, कुछ भी तो शक्ल भी, यानी हम जो है वकील है तो जैसे हमें गुनहगार मिलती है उसकी तरह रवैया हमारा होता है, और उसकी तरह चेहरे भी होते हैं, मगर घर में हम वैसे नहीं है कहने का मतलब। अनिमा कहती कि हंसकर, जीजा जी आपका शक्ल तो अभी भगवान की कृपा से, यानी आपके भगवान की कृपा से तो अच्छा है। फिर इंद्र नारायण, मुझे अंजो ने बचा लिया, नहीं नहीं उनके साथ रहकर तो मेरी सूरत भी हंसते हैं, सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए हैं, यानी सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए हैं। फिर अंजलि कहती कि नाना जी कहाँ करते थे, यानी नाना जी की वाह वाह कहे बिना इसको बात ही ख़त्म नहीं होती है। सदाचार पुरुष का भूषण है, यानी ये सदाचार पुरुष का भूषण है, ये अंजलि 2 बार कहती है, पहली बार भी हमने पढ़ा है और अभी भी कहती है, याद रखना। इंद्र नारायण, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज़ समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते, यानी फिर इंद्र नारायण क्या कहता है, पर भूषण अलंकार, यानी जो भी अलंकार होते हैं, भूषण होते हैं, वह स्त्रियों की चीज़ समझकर, यानी स्त्रियों की वस्तु समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदा अनसील बातें करने में उन्हें रस मिलता है, यानी पुरुषों को बोल रहे हैं। गंदे इतने होते हैं कि पास बैठना सुभर हो जाता है, जूते समेत मेज पर पाँव रखे बैठे बैठे ट टकारते रहते हैं, अस्तीव घृणा से बदतमीज कही के, और पानी के बताशे, दही दही बड़े और चाट खाकर, यानी ये करता है। इंद्र नारायण अपनी पत्नी की ओर से बोलता है। अंजलि, नाना जी कहाँ करते थे दही बड़े और चाट, यानी दही बड़े और चाट। फिर इंद्र नारायण, मैं तो नाना जी को दुआ दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरपने से बचा लिया, यानी वो कहता है इंद्र नारायण की मैं तुम्हारे नाना जी को दुआ करता हूँ कि जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरे से बचा लिया। कसम कसम ले लो जी, जो पिछले, यानी जो ले लो जी पिछले
6 बरस में चाट और मुँह भी लगाया, यानी पिछले 6 सालों से मैंने चाट और चाट जो है वो खाया भी नहीं है। और तो और कभी नीरज, यानी कभी नीरज ने भी नहीं खाया है। अंजलि: मुँह लगाने देती हूँ। मैं नीरज को ऐसी गंदी चीज़ें, यानी मैं ऐसी गंदी चीज़ें नीरज को खाने दूँ, ऐसा वो कहती है। फिर इंद्र नारायण: जब मैं देखता हूँ कि बड़े-बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बताशों जैसी निकम्मी चीज़ें खाकर दोनों वही फर्श पर फेंक देते हैं, तो मैं नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजों के द्वारा मुझे इस बदतमीज़ी से बचाए हुए है। यानी जब बड़े-बड़े वकील जो है बाहर दही बड़े खाकर या पानी के बताशे खाकर वह बाहर ज़मीन पर फेंक देते हैं, तब मुझे अंजो ने जो बात बताई थी वह याद आती है, और तब मैं तुम्हारे नाना जी को दुआएँ देता हूँ। भगवान साक्षी है, जो मैंने पिछले 6 बरस से चाट को एक बार भी मुँह लगाया हो, यानी भगवान साक्षी है, ईश्वर साक्षी है कि पिछले 6 सालों से मैंने मिठाई वो नहीं खाई है। चाट नहीं खाई है, मिठाई नहीं, चाट। हँसकर: केवल केवल दोने दोने देखे हैं, यानी केवल दूर से देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। फिर अंजलि: अच्छा, अच्छा, फिर हँसिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। फिर इंद्र नारायण: भाई मैं कहता था कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते, वह श्रीपत का पत्र आया था। यानी श्रीपत जो है वह अंजलि का भाई है। श्रीपत जो है अंजलि का भाई है और अंजलि के विचारों का विरोध करता है। कौन? श्रीपत। और वह कुछ देर रुक जाते तो वह श्रीपत का पत्र आया था कि आज सुबह की गाड़ी से वह आ रहा है, यानी आज सुबह की गाड़ी से ही वह आ रहा है। अंजलि कहती है व्यंग से: आ गया श्रीपत। इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी, यानी कितने पत्र लिखे हैं कि आ रहा हूँ बोलकर, और कभी आया भी। आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। नरपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखों दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत क्या भरोसा उसका, यानी श्रीपत का क्या भरोसा है कि वो आ जाए। यदि नरपत भाई भेजता तो मैं वो राह देखती थी, लेकिन श्रीपत का कुछ कहा नहीं सकते, वो नहीं भी आ सकता है। वो नमाज स्टार्ट होगी शायद।